लास्ट सेशन की लास्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे है। टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन भी कर लिए थे। अभी हम लोग आगे मूव करेंगे। जो अगला हेडिंग है वह है कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक वायर लिख लो या ओनली वायर लिख लो, अंडरस्टूड है। यहाँ पे जो हम लोग का पढ़ने का तरीका होगा, थोड़ी देर के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये वो तरीका होगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की सिचुएशन को डील करने के लिए, चाहे इस चैप्टर की हो, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे आप कैपेसिटर की मान लो, चाहे इंडक्टर की मान लो। मीन्स वी कैन से दैट दिस इज जनरलाइज्ड थ्योरी that can be applicable everywhere, even out of subject you can apply if we are not talking about physics। और भी बहुत सारी सिचुएशन है, केमिस्ट्री की भी है, मैथ की भी है, वहाँ पे भी लग जाएगा। तो कहानी क्या है कि जब हम कॉम्बिनेशन कर रहे होते हैं तो बेसिक तौर पे दो ही प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक एंड टू एंड, एक साइड बाय साइड। क्या मतलब है इसका और क्या नाम है इसका, दूसरा कोई नाम भी है अगर तो मैं बता दूं। जैसे कि आप मान लेते हैं कि एक वायर लिए कुछ इस प्रकार का, ये आपको मैंने जो बताया दिखाया, ये एक वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसा ही एक वायर हमारे पास सपोज करिए और है, तो हमारे पास कुल मिला के दो वायर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। हमें इन्हें कंबाइन करना है। तो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया दो प्रकार से हो सकता है, एंड टू एंड या साइड बाय साइड। तो यहाँ पर वायर के नाम लिख लूँ मैं अगर, तो ये हो गया आपका A1B1 और ये हो गया A2B2। तो पहली जो थ्योरी है, सॉरी पहली जो कहानी है वो ऐसी है कि आपने एंड टू एंड कंबाइन कर देना है। ये पहला वायर लिया आपने और इसके बाद में जो दूसरा वायर लिया वो एंड टू एंड कंबाइन करने का मतलब कि जहाँ से पहला वायर फिनिश हुआ है वहीं से आपने दूसरा वायर स्टार्ट कर देना है। ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है और इसका नाम आप चाहें तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं, जो कि परफेक्टली करेक्ट है। अब दूसरा जो कहानी है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ये जो दो वायर लें इसको एंड टू एंड कनेक्ट ना करें, साइड बाय साइड कनेक्ट करें। मतलब ये जो दूसरा वायर आप ले रहे हो इसको इसके आगे नहीं लगाना है, इसके नीचे लगाना है। अब मोस्टली, ऑलवेज तो नहीं कह सकते हैं लेकिन नियरली ऑलवेज भी कह दो तो चलेगा, कि जब आपका एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे जो ये दोनों वायर हैं उनका जो एरिया है वो कॉमन रखा जाता है। और जो साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो दोनों वायर हैं उनका जो लेंथ है वो सेम रखा जाता है। ठीक, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है इसे सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और जो साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। चाहे सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे बात इस चैप्टर की हो या कोई और चैप्टर की ही क्यों ना हो, सब जगह करने का जो प्रोसीजर है वो एक ही है कि जो कंट्रोलिंग इक्वेशन है उसे आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि जो कॉमन चीज़ है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कंट्रोलिंग इक्वेशन की इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, तो मैंने कहा कि ये इक्वेशन से ही सारी बात मोस्टली इस चैप्टर में बननी है। तो ये है मेन इक्वेशन या कंट्रोलिंग इक्वेशन, जो भी आप कहना चाहो। यहाँ पर हमें कॉमन चीज़ को लेफ्ट में रखना होगा, फिर राइट में क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, बट पहले कॉमन क्या होगा ये तो समझ लो। जैसे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहाँ पे अभी मैंने बताया एरिया कॉमन होगा और यहाँ पे लेंथ कॉमन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लेफ्ट साइड में अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करें तो क्या होगा कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन को किसी एक दीवार से मान लो ऐसे फिक्स कर दो और यहाँ पे फोर्स लगाओ, तो ये जो फोर्स आप लगाए हो यही फोर्स यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो फोर्स ये भी कॉमन है और एरिया ये भी कॉमन है, तो दो चीज़ें कॉमन हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें जो कॉमन है उसे आपने लेफ्ट में लिख लेना है, बाकी कहानी राइट में रहेगी। यहाँ पे राइट में क्या क्या बच जा रहा है, लेट मी चेक आउट। वाई बच जा रहा है, एक्स बच जा रहा है और एल बच जा रहा है। ठीक, अब यही काम हम पैरेलल में करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, हमें पहचानना होगा क्या कॉमन रहेगा।
यहाँ पर हम इस कॉम्बिनेशन को लेफ्ट साइड में कोई एक दीवार मान के फिक्स कर देंगे और इधर पे हम फोर्स लगा के इसको खींचेंगे। तो जब फोर्स लगा के खींचेंगे तो फोर्स ज़रूरी नहीं है दोनों वायर पे सेम लगे। वो होगा क्या कि अगर वायर इक्वल एरिया के हुए तो फोर्स हाफ हाफ डिवाइड होगा, नहीं तो फिर फोर्स जो है एरिया के प्रोपोर्शन में होगा। तो फोर्स यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, लेकिन आप अगर अपने सेंस को एक्टिवेट करें तो समझ पाओगे कि जब एलोंगेशन होगा तो निश्चित है कि जितना एलोंगेशन ऊपर वाले वायर में होगा उतना ही एलोंगेशन नीचे वाले वायर में भी होगा। तो यहाँ पे x सेम आएगा, तो x और l ये दो चीज़ें सेम होंगी यहाँ पे, इसीलिए मैं x और l इन दोनों को इस फॉर्मूले में लेफ्ट में कर रहा हूँ, बाकी सब राइट में ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका F/YA। आई होप इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। मोरोवर आप ऐसे भी यहाँ पे समझ सकते हो कि स्ट्रेस सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉमन फैक्टर में आ जाएगा और स्ट्रेन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। अभी पिक्चर क्लोज नहीं हुई है, अभी और भी समझना है आपने कि लेफ्ट की जो कहानी है क्लियर हुई, राइट की जो स्टोरी है वो कैसे है। राइट में जो ये आया है इसे ऐसे ही नहीं लिखा रहने देना है, इसे चेंज करना है। किस प्रकार से? एडेबल चीज़ न्यूमरेटर में आएगी, रिमेनिंग जो भी है सब डिनोमिनेटर में हो जाएगा। व्हाट इज इट मीन? जैसे कि अगर आप यहाँ पे इसे फोर्स लगा के खींचोगे तो होगा क्या, सपोज करिए ये 1 mm खींचता है वायर और ये वायर कुछ मान लो ज़्यादा ही स्टिफ है, देन ये उतना नहीं खींचता है, या मान लो कम स्टिफ है तो ये ज़्यादा खिंचाया, 0.5 मान लेते हैं mm ये खींचा, या मान लेते हैं ये 2 mm खींचा। तो जो होल कॉम्बिनेशन है पूरा वो कितना खींचा, 1 mm तो ये खींचा और 2 mm ये खींचा, तो टोटल कितना हुआ आप ये समझ गए होगे आसानी से कि 3 mm खींचा। यहाँ पे जो x है वो एडेबल है, एडेबल मतलब जो जुड़ रहा है, दोनों जो सेगमेंट हैं, जो दोनों वायर हैं, अगर उनको जोड़ दें, उनके लिए जोड़ दें तो टोटल का निकल आएगा। ऐसी चीज़ को एडेबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें अगर पैरेलल में इधर पे, तो इधर पे क्या है भाई कि जो आप फोर्स अगर मान लो इस पे लगाए हो ऊपर वाले वायर पे 3 न्यूटन का और नीचे वाले वायर पे लगाए हो मान लो 4 न्यूटन का, तो ये होगा क्या कि टोटल इस पे लग रहा होगा 7 न्यूटन का। तो यहाँ पे जो फोर्स है किधर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो एडेबल है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो x है यानी कि जो एलोंगेशन है वो एडेबल है। तो मैंने क्या कहा कि जो रीअरेंजमेंट है कंट्रोलिंग इक्वेशन में वो कैसे होगा कि लेफ्ट साइड में तो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे सारे, राइट साइड में न्यूमरेटर में एडेबल क्वांटिटी रखी जाएगी और जो बच जाएगा सब आप यहाँ बॉक्स में यानी कि डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो यहाँ पे x ये एडेबल है तो इसे आप न्यूमरेटर में रखेंगे, बाकी सब का सब जैसे कि y यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है इसे यहाँ से हटाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, आप समझ गए होंगे कि इस y को नीचे के और नीचे ले जाएंगे। तो ये आपका अल्टीमेटली जो कंट्रोलिंग इक्वेशन है उसे रीअरेंज करके लिखा गया है F/A देन इक्वल टू ये एडेबल x एंड डिवाइड बाई L/y। ऐसे ही आपने इधर भी करना है, ये आपका x/L है और इसके बाद में ये f तो ऐसे ही रहा है, ये एडेबल है, बाकी YA ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, बस जो इस कहानी में, इस स्टोरी में मुश्किल वाली बातें थी कवर हो गई हैं, अब आसान वाली बातें आएंगी। आपने इसी इक्वेशन को मूल इक्वेशन अब मान के चलना है, आपने इसी इक्वेशन को मूल इक्वेशन मान के चलना है और इसको लगाते जाना है, सब कुछ निकल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस कॉमन टर्म को आपने लिख लिया, कॉमन है तो इसे बार बार लिखना नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। बाकी इस वाले टर्म को एक बार पहले वाले वायर के लिए लिखेंगे, फिर दूसरे वाले वायर के लिए लिखेंगे और फिर कॉम्बिनेशन के लिए लिखेंगे और फिर इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे। क्या का मतलब है आप अभी पूरा समझ जाओगे। जब इसी टर्म को आपने पहले वाले वायर के लिए लिखोगे तो x की जगह x1 हो जाएगा, मतलब पहले वाले वायर में जो एलोंगेशन हुआ है L पहले वाले वायर का लेंथ यहाँ L1 हो जाएगा, y की जगह y1 हो जाएगा। मतलब क्या है, x की जगह x1, L की जगह L1, y की जगह y1। पहले वाले वायर के लिए लिख दिया आपने, कहाँ लिख दिया, ये लिख दिया। अभी दोबारा से लिखोगे तो दूसरे वाले वायर के लिए लिखोगे, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा, L की जगह क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। देख लीजिए ये x2, L2, y2 ये आपने दूसरे वाले वायर के लिए किया। अगर और भी वायर हैं तो आप इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करके रखोगे
और फिर इसके बाद होल कॉम्बिनेशन के लिए यानी तो सारे वायर को मिला करके अगर एक वायर माने तो उस वायर के लिए लिखोगे। चूँकि एलोंगेशन एडेबल है तो आप यहाँ पर x की जगह सिग्मा एक्स लिखोगे। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, x1 और x2 का सबका मिला के टोटल। यहाँ पे x1 प्लस x2 भी आप लिख सकते हो। सिग्मा वर्ड ही की वजह से आपको हो सकता है ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स लग रही हो, अदरवाइज ये कहानी इतनी भी कॉम्प्लेक्स नहीं है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि हो सकता है फिर वायर ज़्यादा हो, 3 हो, तो फिर x3 भी डालना पड़ेगा, ऐसे x4 भी करना पड़ सकता है, तो फिर उसी को मैंने कंबाइन करके सिग्मा x लिख दिया। बाकी ये L/Y इसके आगे भी आपने सिग्मा लगाना है। अब यहाँ पे इस वाले टर्म में जो सिग्मा लगाया है आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है। ये L और Y ये एक क्वांटिटी की तरह से आपने ट्रीट करना है। किसी एक वायर का L और Y आपने डिवाइड करना है, फिर किसी दूसरे वायर का L और Y आपने डिवाइड करना है और फिर उन सबको जोड़ते जाना है। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वही सिग्मा एक्स एज इट इज़ लिख देना है। बाकी ये जो आप निकाल रहे हैं ये तब लिखा जाएगा जब इक्विवेलेंट पूछा जाएगा। जैसे अगर कैपेसिटर की कहानी होगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछी जाएगी, या इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लिया जाएगा। रेजिस्टेंस का कहानी होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, या इक्विवेलेंट वहाँ पे रेजिस्टिविटी पूछी जा सकती है। तो स्प्रिंग में भी ऐसे ही बात बनेगी, और ऐसे ही इंडक्टर में भी बन सकती है, ऐसे ही यहाँ वायर में भी बन सकती है। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये स्टोरी कहीं एक चैप्टर को नहीं बिलोंग कर रही है, पूरे आपके सब्जेक्ट में हर जगह इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए आपने समझना है कि ये वाला जो टर्म है ये तब पिक्चर में आएगा जब आपने इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो आप उसके लिए क्या करोगे कि जो ये आपका वायर है ये वाला, इस पूरे कॉम्बिनेशन के प्लेस पर एक वायर रखोगे, इक्विवेलेंट वायर। और स्वाभाविक सी बात है उस इक्विवेलेंट वायर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप अगर इसका लेंथ मान लो L1 है, इसका L2 है, मान लो ये 1 मीटर का वायर है, ये 2 मीटर का वायर है, तो आपने 3 मीटर का वायर इसके प्लेस पे रखना है। और उसका जो बिहेवियर हो ऐसा हो कि जितना फोर्स अगर आप यहाँ लगा रहे हो उतना ही यहाँ लगाओ, तो जितना एलोंगेशन यहाँ हो जाए उतना ही यहाँ भी हो जाए, सब कुछ उतना ही उतना अगर हो जाए। तो ऐसा हो के लिए यहाँ पे कौन सा मटेरियल प्रयोग में लें, उस मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या हो ये बताना हो, तो उसे कहा जाएगा इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस। उसके लिए आपने ये वाले टर्म को भी इंक्लूड करना है। आप समझ गए हो गए, यहाँ यही वाला टर्म फिर से लिखा गया है। एक्स की जगह सिग्मा एक्स लिख दिया गया है, एल की जगह आप L1 L2 को टोटल मिला करके सिग्मा एल लिखोगे, और यहाँ वाई इक्विवेलेंट लिखोगे। अब जैसे केवल इसी को अगर हम ये वाले को और ये वाले को कंपेयर कर लें तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे L1/Y1 देन L2/Y2 इस वाले को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे जितने टर्म है सारे आपने लिखते जाने और जोड़ते जाना है। और आफ्टर ऑल यहाँ पर सिग्मा एल की जगह क्या आ जाएगा, L1 + L2 एंड डिवाइड बाय वाई इक्विवेलेंट। ये यंग मॉडुलस का इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस का निकालने का मैंने फार्मूला बना दिया। तो आप इस कहानी को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, इस छोटी सी बात में काफ़ी सारे सवाल छिपे हुए हैं। अब यहाँ पर ये सारे सवाल जो हैं इसी में से हो जाएंगे, बट फिर भी मैं इस कहानी को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि इधर वाली जो थ्योरी है आपके दिमाग में पक्की हो जाए और आपको याद हो जाए। तो यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी बताया था, ये आपका कॉमन टर्म है, ये वो टर्म है जो ऐड हो जाएगा, और ये टर्म अदर देन जो सारे टर्म है उसके अलावा। तो यहाँ x/L जो कि कॉमन है तो एक बार ही लिखना है, इसको लिखना है एक बार पहले वाले वायर के लिए, फिर एक बार दूसरे वाले वायर के लिए, फिर टोटल के लिए, और फिर लास्ट वाला टर्म लिखना है अगर इक्विवेलेंट निकालना है देन। तो यहाँ पर 2 वायर हैं, एक इसको देख लो। इस वाले वायर के लिए यही वाला टर्म कितना हो जाएगा, F1/Y1A1, देखो ये लिखा हुआ है। फिर इस वाले वायर के लिए F2/Y2A2 यहाँ लिखा हुआ है। फिर इस वायर का टोटल आपने कंसीडर करना है। तो टोटल पे जो फोर्स लग रहा होगा ये दोनों को मिला करके, यहाँ अगर F1 लग रहा है पहले वाले में, नीचे वाले में F2 लग रहा है, तो यहाँ टोटल फोर्स आएगा F1 + F2। ये उसी को मैंने सिग्मा F लिखा है, F की जगह सिग्मा F आया है। और फिर ये YA को आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी मान के चलना है। Y और A दोनों को आप किसी गिवन वायर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और वो एक टर्म हो गया है, और उस टर्म को आपने जोड़ना है, इसके लिए भी निकालना है, इसके लिए भी निकालना है, फिर जोड़ते जाना है। यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक। और अब ये वाला टर्म आप समझ गए हो कि कब आएगा, ये तब आएगा जब हमें इन दोनों वायर को हटा करके उसके बदले एक सिंगल वायर अज्यूम करना हो,
लाइक दिस। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो सिंगल वायर इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है वो ऐसा रखेंगे कि उसकी जो मोटाई हो इससे जो है मैच करे। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन या टोटल वायर या सिंगल वायर या इक्विवेलेंट वायर ए विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। तो यहाँ पे इसी वाले टर्म को दोबारा से लिखा गया है, एफ की जगह सिग्मा एफ लिख दिया गया है, ए की जगह ध्यान दो सिग्मा ए लिख दिया गया है, और वाई की जगह वाई इक्विवेलेंट लिख दिया। आप चाहो तो अभी फॉर्मूला बना लो, बस इसको कंसीडर कर लो और इसको कंसीडर कर लो। तो ये वाला टर्म मतलब हो जाएगा y1 A1, फिर ये हो जाएगा y2 A2, ऐसे और भी अगर वायर हैं तो उनको भी ले लेना। फिर ये y इक्विवेलेंट लिख लिया जाएगा, और इसके बाद में फिर ये A1 प्लस A2 हो जाएगा, ये A1 प्लस A2 हो गया। तो इस प्रकार से आप चाहो तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस भी निकाल सकते हो। मतलब दोनों वायर को हटा के अगर उनके स्थान पे हम एक सिंगल वायर लगाएं तो किस मटेरियल का लगाएं ये पता लगाया जा सकता है, या कितना मिक्सिंग करना होगा, कैसा एलॉय बनाना होगा, ये सब। अब हम कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पार्ट को कवर कर लेंगे। 1 2 3 क्वेश्चन है टोटल। देखते हैं अगर थीम अलग है तो सारे मैं कराऊंगा, नहीं फिर आप करिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं स्टील वायर है, लेंथ उन्होंने दी है और यंग मॉडुलस इन्होंने दिया है, और दूसरा एक वायर है उसकी लेंथ दी है, यंग मॉडुलस दिया है। बोथ रेडियस 1.4 mm, दोनों की रेडियस बताई है इन्होंने। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने पहले ही कहा था, मोटाई या रेडियस जो भी है वो सेम ही रहेगा मोस्टली, तो यहाँ वैसा ही है। एंड टू एंड मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया है और स्ट्रेच किया गया है कोई लोड लगा करके। नेट एलोंगेशन कह रहे हैं कि आया है 1.4 mm। तो जो नेट एलोंगेशन 1.4 mm आया है तो लोड कितना अप्लाई किया हो गया होगा ये बताना है। तो मैं पहले थ्योरी पे आ जाऊं और उस फॉर्मूले को कॉपी कर लूं जिसका प्रयोग करके हमें सवालों को करना है। ये आपने कुछ नहीं, बस नहीं समझ में आया तो 4-5 बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है, और जब भी ऐसा सवाल आए बस सबसे पहले इसको लिखो, और बिलीव मी सब कुछ होना इसी से, ठीक। ये लीजिए, पेस्ट किया मैंने। अब यहाँ जो जो दिया है रखते जाओ, आंसर आएगा ही आएगा। जैसे कि एफ ये पूछा है तो इसे ऐसे ही रहने दो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये यहाँ पे बंदोबस्त इन्होंने किया है रेडियस का, पाई लिख लो। फिर आर की वैल्यू 1.4 mm है ना, -3 मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया, ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे पहले वाले वायर का एलोंगेशन जो x1 है, पहले वाले का जो लेंथ 3.2 है, इसके बाद में y1, पहले वाले का यंग मॉडुलस 2 इंटू, अभी चूँकि पहला क्वेश्चन है तो मैं क्या है ना कि सारा कुछ लिख रहा हूँ, नहीं अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अननेसेसरी चीज़ें फिर लिखोगे नहीं, सही जगह आप काम की चीज़ पहले ही लिख दोगे। अभी मैं जो लिख रहा हूँ शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े। दूसरे वाले वायर की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब वो 4.4 मीटर का है और उसका जो यंग मॉडुलस है वो 1.1 इंटू 10⁻11 है, ठीक। अब इसके बाद में ये वाला टर्म हो गया, इसकी बात करेंगे। यहाँ डेल्टा समेशन एक्स क्या है, x1 और x2 का टोटल, ये है टोटल एलोंगेशन। क्या ये दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 1.4 mm है, 10⁻³ से गुणा जरूर कीजिए। अब ये मीटर में हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ये वाले टर्म का मतलब समझ रहे हो क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसी का सबका टोटल, मतलब इसको और इसको जोड़ देना। तो मैं थोड़ा यहाँ पर आलस कर रहा हूँ, मतलब कॉपी कर ले रहा हूँ, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, और इसके बाद में इसके बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, और यहाँ पर इस वाले टर्म को डिलीट कर दे रहा हूँ मैं। इसकी जगह पे आपने क्या करना है, वैल्यू रख देनी है एलोंगेशन जो नेट हुआ है, ठीक। आंसर तो समझ में आ गया होगा, आगे आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। आगे जो अगर आपको करना हो प्रोसीडिंग तो इस वाले टर्म को भी लेंगे लूप में। तो 1.4 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा किस चीज़ का वैल्यू, ये नेट एलोंगेशन है। इसके बाद में अब डिवाइड में देखो क्या है, सिग्मा एल टोटल लेंथ आप समझ रहे हो क्या है। टोटल लेंथ मतलब ये और ये 3.2 और 4.4 दोनों जोड़ दो तो 4 और 2 मिला के 6 हो गया, और 3 और 4 मिला के 7 हो गया, तो 7.6 ये हो गया टोटल लेंथ, एंड डिवाइडेड बाई वाई इक्विवेलेंट। यहाँ पे ऐसा ये y इक्विवेलेंट हो गया। अब इस इक्वेशन में
सब कुछ कवर है जो पूछा गया है या फिर जो पूछा गया था कभी किसी और एग्ज़ाम में या जो पूछा जाएगा इन फ्यूचर, सब कुछ इसी इक्वेशन में कवर्ड है। अब हम इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में जो निकालना है वही निकालेंगे। लोड निकालना है, एफ निकालना है, ये निकालना है, तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि x1 हमें अभी नोन नहीं है, निकालने को पूछा जा सकता है, x2 नहीं, इस वाले को और इस वाले को, बस इन दो टर्म को कंसीडर कर लो। मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ, इनको वापस कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पहले वाले टर्म को, दूसरा तीसरा चौथे वाले टर्म को, दोनों को मैंने क्या किया, इक्वेट करा दिया। बाकी अब इस प्रश्न में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। हाँ, ये जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल है, हालांकि इतनी मुश्किल दिख नहीं रही है क्योंकि कुछ चीज़ें तो कैंसिल हो रही हैं। जैसे यहाँ से दिख रहा है मुझे 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो हो जाएगा। बाकी आंसर अगर नहीं आता है तो वीडियो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। बाकी अब हम चलेंगे थ्योरी की तरफ वापस। ये रही थ्योरी। इसमें अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे ब्रास है, स्टील वायर है, लेंथ दिया है दोनों का 1 मीटर ईच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर ईच। मतलब एल और ए दोनों ही यहाँ पे बराबर बराबर दे दिए हैं तो और आसान हो जाएगा। बाकी आगे पढ़ो। वायर कनेक्टेड इन सीरीज, 1 एंड कंबाइंड विन वायर कनेक्टेड रिजिड सपोर्ट, ये सब नहीं काम की चीज़ें हमारे लिए। स्ट्रेस पूछा है कितना होगा, तो जो फार्मूला अब आप माइट भी भूल गए हो अगर, तो मैं उसी फार्मूले को कॉपी कर लेता हूँ फिर से, ये वाला। ठीक, सब कुछ यहीं से होगा बेटा। तो यहाँ पे हम आए, इसको हमने पेस्ट किया, ये कहाँ चला गया मैटर, कुछ समझ नहीं आया। लग तो सही रहा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है, सबसे पहले द टोटल एक्सटेंशन ये पूछा है, यानी कि सिग्मा एक्स। ठीक, और कंपोजिट वायर स्ट्रेच कॉपर वायर एंड स्ट्रेस, ये कोई दूसरा क्वेश्चन खुल गया लग रहा, फिर से पढ़ना पड़ेगा। कॉपर वायर लेंथ ये हो गया L1 1 मीटर, स्टील वायर लेंथ पहले इसी को कर ले रहा हूँ, फिर वाला भी करा दूंगा। दूसरा है आपका, पहला वाला वायर आपका कॉपर का है और दूसरा वाला वायर आपका जो है वो स्टील का है। ठीक, इसके बाद में लेंथ इनकी दोनों जो दी गई हैं हमने नोट डाउन कर ली है। कंपोजिट वायर स्ट्रेच बाय सर्टेन लोड विच स्ट्रेचेज द कॉपर वायर बाय 1 mm, मतलब x1 दिया है इन्होंने, ये 1 mm है। ठीक बात है भाई। इसके बाद यंग मॉडुलस कॉपर का और स्टील का दोनों का अलग अलग इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ पे ये x2 तो दिए नहीं है, कोई बात नहीं है, y1 और y2 इन्होंने दे दिया है। कॉपर का जो यंग मॉडुलस है वो ये लिखा 1 × 10⁻11। ठीक, ये हो गया कॉपर का। इसके बाद में जो स्टील का है वो ये है, ये हो गया आपका स्टील का। ठीक, दोनों को आपने वहाँ नोट कर लो। चलो ठीक, y1 y2 भी नोन हो गया। अब इसके बाद में हमें निकालना क्या है, इस पर फोकस करना होगा, शायद नेट इलॉन्गेशन निकालना ना, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे जो गिवन चीज़ें हैं उसकी बेसिस पर देखो, पहले तो देखो कि हमें निकालना है डेल्टा एक्स समेशन एक्स, तो ये वाले टर्म को तो कंसीडर ही करना होगा। बाकी हमें x2 तो गिवन नहीं है, इसलिए इस वाले टर्म को डिलीट कीजिए। x1 गिवन है तो इसको कंसीडर कीजिए। तो x1 डिवाइडेड बाई L1 बाई y1 इक्वल टू समेशन x एंड डिवाइडेड बाई समेशन L बाई y। अब वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। x1 1 mm है, इसके बाद में L1 पहले वाले वायर का लेंथ एंड डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस ऑफ दैट इज 10⁻11। ठीक, इसके बाद टोटल एलोंगेशन ये तो पूछिन है। इसके बाद में L बाई वाई ये निकालना है, पहले वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए जोड़ देना है। L है इतना, Y है इतना, तो ये हो गया 1/1 × 10⁻11। इसके बाद में दूसरे वाले के लिए इतना और इतना, तो ये 0.5/2 × 10⁻11। बाकी कैलकुलेशन है जो कि आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है।
ज़्यादा मुश्किल क्या, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं, क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएगा, देख लो आराम से। चलो फिर इतना आसान है तो मैं ही कर देता हूँ। 1 mm हो गया इधर इस चीज़ का वैल्यू, ये 1 है तो इसे लिख नहीं रहा मैं। इसके बाद ये समेशन डेल्टा एक्स हो गया, और इसके बाद ये 1 हो गया, डिवाइड में 1 ही आएगा, और ये 0.5 है जो कि 1/2 होगा, और इस 2 से गुणा होगा तो ये 1/4 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1 और 4 मिला के 4 और 1 5, तो 4 ऊपर 5 नीचे ऐसा, ठीक। बाकी 5/4 mm ये आ गया है आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू। आंसर अब देखना पड़ेगा किधर है, ये 5/4 ही 1.25 लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ जाइए थ्योरी की तरफ। वो जो एक क्वेश्चन अभी दाएं बाएं हुआ था ना, उसको भी कर लेते हैं भाई। ये पता नहीं कहाँ से बीच में टपक गया था, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी की अभी ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने इसको कॉपी कर लिया। ये क्वेश्चन हो गया था, ये हो गया था, अब पता नहीं ये वाला हो गया था कौन सा, चेक करना पड़ेगा। ये हो गया है तो फिर ये वाला रह गया होगा, इसको देख लो। इन एन एनवायरनमेंट, अरे ज्ञान फालतू का नहीं लेना हमने, सीधा जो हम फार्मूला लिखाए हैं उस पर ही फोकस करना है, उसी से हो जाएगा, ठीक। बस ये देख लो कहाँ क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, रखते जाएंगे। ब्रास स्टील, 2 लोग हैं, इनकी लेंथ और एरिया बराबर बराबर है, वैल्यू लिखते चलो। L1 और L2 दोनों ही 1 m और 1 m है। A1 और A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों ही परिस्थिति में 1 mm² और 1 mm² है। इसके बाद में सीरीज़ में जोड़ा इन्होंने, सीरीज़ का ही आता क्वेश्चन, पैरेलल का तो आता भी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा पढ़ाना था तो मैंने बता दिया। इसके बाद में कंबाइंड वायर कनेक्टेड टू अ रिजिड सपोर्ट एंड अदर एंड सब्जेक्टेड टू एलोंगेशन, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नेट एलोंगेशन। नेट एलोंगेशन मतलब समझ रहे हो किस चीज़ का वैल्यू है, ये टोटल डेल्टा एक्स का वैल्यू। डेल्टा एक्स यानी कि x1 + x2, x1 नहीं दिया इन्होंने, x2 नहीं दिया, x1 + x2 का टोटल वैल्यू दे दिया। कितना है ये, 0.2 mm, ठीक बात है ना सर। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है स्ट्रेस रिक्वायर्ड, ये लिखा है, ठीक। तो यानी F/A पूछा है इन्होंने, तो जो पूछा है उसे कंसीडर कर लो पहले तो इस फॉर्मूले में, और अब जो गिवन है उसके आधार पे चलो। ये डेल्टा एक्स समेशन एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ L/Y, ठीक। तो F/A ये तो हमें निकालना है, उसको आप ऐसे ही रहने दो। बाकी ये वैल्यू पुट कर दो, 0.2 mm है ना, तो 10⁻³ से गुणा कर दिया मैंने ताकि वो मीटर में हो जाए। L/Y treated like a single quantity for wire 1, wire 2 and then added together। तो L पहले के लिए 1 मीटर एंड डिवाइडेड बाय y ये है आपका 120 गुणे 10⁹ और दूसरे वाले का ये भी 1 मीटर ही है लेंथ, और ये हो जाएगा आपका दूसरे वाले वायर का 60 × 10⁹। यहाँ से आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी है तो मैं अभी कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में कर देता। यहाँ पे ये आप एक काम करो, 2 से यहाँ गुणा कर लो। क्यों कर लिया मैंने, ताकि ये 120 हो जाए, और अब ये पूरी कहानी जो है कॉमन होकर के इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये 0.2 × 10⁻³ इंटू 120 × 10⁹। इसके बाद में ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, दोनों मिला करके ये 3 हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 40 × 0.2, तो 4 दूनी 8, ये शायद 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा 8 × 10⁻⁶। ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये जो उल्टी सीधी कहानी लिखी ना, ये बताने की कोशिश की गई है कि जब ये सवाल आया था दैट टाइम 4 ही ऑप्शन होते हैं, कहीं भी जो अपना आंसर है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आंसर दिया है ई या नन। कैसे किया मैंने, जो अगर हम इन ऑप्शन को ही फोकस करें जो पूछे गए थे तो फिर उसमें से तो कोई नहीं है, इसीलिए नन, लेकिन मैंने यहाँ पर ई जोड़ दिया है, तो फिर यहाँ पर अपना आंसर इस ई में जो दिया गया है से मैच कर रहा है, इसलिए ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कुछ और रह गया हो अगर इस थ्योरी में तो उसको भी कंसीडर करें। नहीं, आगे की कहानी एलोंगेशन ड्यू टू ओन वेट, इसको अगले सेशन में ले लेते हैं, बहुत लेंदी हो गया होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।